आइए हम लेसन नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। और इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हैं। शुरुआत में आपको हिंदी मीडियम के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और बाद में इंग्लिश मीडियम के। आप दोनों मीडियम के बच्चे इसे दोनों लैंग्वेज में समझकर कंप्लीट कर सकते हैं। और अब आपका ये चैप्टर क्लोज होगा। फर्म के विघटन पर मतलब जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसकी संपत्ति और दायित्व असेट्स और लायबिलिटीज स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। किस अकाउंट में? इसका सीधा सीधा आंसर आएगा वसूली खाते में। मतलब जब फर्म डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप बंद होती है, तो संपत्ति और दायित्व को उठाकर, असेट्स और लायबिलिटीज को उठाकर हम ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि मतलब जो संपत्ति आपकी पुस्तकों में नहीं है, जो असेट्स आपकी बुक में नहीं है, ऐसी असेट्स को अगर आप बेच दो तो सिंपल सी बात है, संपत्तियां बेचकर, असेट्स बेचकर हम उसे किस अकाउंट में दिखाते हैं? जिसका सीधा सीधा आंसर आएगा वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि असेट्स बिकती है रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाते में। ठीक है। फर्म के विघटन पर लेनदारों का भुगतान किस खाते के डेबिट में किया जाता है? लेनदार फर्म के बाहर के दायित्व है, फर्म के बाहर की लायबिलिटीज है और उसकी पेमेंट वसूली खाते के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में होती है टू कैश। याद होगा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्रेडिटर को लिखने के बाद हम उसका भुगतान, उसकी पेमेंट डेबिट से करते हैं, तो इसका आंसर आएगा वसूली खाते के डेबिट में। फर्म के विघटन पर लाभानी खाते का शेष कहाँ स्थानांतरित होता है? भाई जब फर्म बंद होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और रियलाइजेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसको भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि लाभ और हानि पर अधिकार पार्टनर का होता है और पार्टनर को जो कुछ भी बांटा जाता है वो पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। तो इसका आंसर आएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता? मतलब इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट में क्या नहीं आता? तो रियलाइजेशन अकाउंट में रोकड़ नहीं आएगी, कैश नहीं आएगी, क्योंकि कैश का खाता अलग से बनता है। ठीक है। ओके। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को कहाँ हस्तांतरित करते? बैंक अधिविकर्ष मतलब एक प्रकार का कर्जा होता है, एक प्रकार की लायबिलिटीज होती है और सभी लायबिलिटीज वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में जाती हैं। इसका आंसर भी आएगा वसूली खाते में। ठीक है। फिर वसूली खाता क्या है? वसूली खाता एक नाममात्र खाता होता है, क्योंकि जिस खाते से लाभ और हानि आए उसे नाममात्र खाता कहते हैं। तो वसूली खाते से भी अधिकतर हमें हानि और लाभ ही मिलता है। ठीक है। आगे है कि अवितरित लाभ और संचय कहाँ हस्तांतरित किए जाते हैं? अवितरित लाभ यानी बिना बटा हुआ लाभ, और संचय मतलब रिजर्व। इन सब को हम साझेदारों को बांटते हैं और साझेदार को जो भी बांटा जाता है वो कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। तो इसको उत्तर आएगा साझेदारों के पूंजी खातों में। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिक्त स्थान पे आते हैं। विघटन पर फर्म की संपत्तियां उनके खालिस्तान मूल्य पर वसूली खाते में जाती है। जब फर्म का विघटन होता है तो संपत्तियों को उठाकर हम वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं और वसूली खाते के डेबिट में हस्तांतरित करते हैं और बैलेंस शीट में जो कीमत दी रहती है उसी कीमत पे हस्तांतरित करते हैं। तो वसूली खाते में सभी संपत्ति और दायित्व पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित किए जाते हैं। ठीक है। इसका उत्तर आएगा फर्म के विघटन पर संपत्तियां पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। ठीक है। संपत्तियों से वसूली होने पर होने वाला व्यय खालिस्तान को चार्ज किया जाता है। वसूली व्यय मतलब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस वसूली खाते में आते हैं, टू कैश एक्सपेंसेस। ठीक है। वसूली खाते का परिणाम सभी साझेदारों के लाभानुपात में बांट दिया जाता है। वसूली खाते का परिणाम मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट किसे बांटा जाता है? साझेदारों को। कैसे बांटा जाएगा? लाभ हानि के अनुपात में। यदि साझेदारी व्यापार हानि के अलावा नहीं चलाया जा सकता तो न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। मैंने बताया था कि फर्मों को अगर लगातार हानि हो रही है तो फर्म के न्यायालय द्वारा
बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा यदि साझेदारी व्यापार हानि के अलावा नहीं चलाया जा सकता तो न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। फर्म के विघटन के पश्चात यानी फर्म बंद हो जाने के बाद साझेदार स्वयं का खुद का व्यापार कर सकते हैं। फर्म बंद हो गई, अपना अपना पैसा ले जाएंगे और खुद का व्यापार करेंगे। ठीक है, फिर है सत्यासत्य। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि फर्म का विघटन मतलब फर्म बंद हो रही है और साझेदारी का विघटन यानी साझेदार अलग हो रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने थ्योरी समझाई थी आपको, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है, और ये बोल रहा कोई अंतर नहीं है तो वह गलत है। फिर है साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खातों में डाला जाता है, बिल्कुल सही है। लाभ हो या हानि साझेदारों के पूंजी खातों में डाली जाती है, ये सही है। फिर है साझेदारी फर्म के विघटन पर संपत्तियां वसूली मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है, गलत है। संपत्तियां पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है। बैलेंस शीट में उनकी जो कीमत होती है उस कीमत पर वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है, पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित की जाती है, और वसूली मूल्य पर तो वो बेची जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, फर्म के विघटन पर लेनदार का भुगतान वसूली खाते के डेबिट में होता है, बिल्कुल सही है। लेनदार का भुगतान वसूली खाते के डेबिट में ही होता है, टू कैश अकाउंट। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त रकम वसूली खाते में आती है, बिल्कुल सही है। संपत्ति लिखित हो या अलिखित, संपत्ति बेचकर वसूली खाते में ही आती है, बाय कैश अकाउंट, ये भी सही है। ठीक है, ओके, अब सही जोड़ी पे आ जाओ। अलिखित दायित्व का भुगतान, भाई दायित्व का भुगतान हमेशा वसूली खाते के डेबिट से होता है। पूंजी खाते का डेबिट शेष, पूंजी खाते का डेबिट शेष यानी पूंजी खाते का डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, और अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट का बैलेंस कम है, और क्रेडिट का बैलेंस कम है तो बाय कैश साझेदार घर से पैसा लाएगा, और क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है यानी क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट का बैलेंस कम है मतलब डेबिट में कम पड़ेगा, डेबिट में कम पड़ेगा तो टू कैश साझेदार पैसा ले जाएगा। इसका आंसर आएगा कि अगर पूंजी खाते का डेबिट शेष है तो साझेदार पर्याप्त रकम लाएगा। साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व, किसी भी साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व उसकी निजी संपत्ति होती है। मेरी जो निजी संपत्ति है वही मेरा व्यक्तिगत दायित्व है। अगर मेरे पास एक कार है तो मेरी निजी संपत्ति है, और उसको संभाल कर रखना मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। ठीक है, विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान, जब साझेदारी का विघटन होता है तो पहला भुगतान तृतीय पक्ष व्यापार के बाहर के व्यक्ति को किया जाता है, लेनदार, बैंक लोन, देय बिल। ठीक है, और वसूली खाते का लाभ किसे बांटा जाता है? साझेदारों को। हानि भी किसे बांटी जाती है? साझेदारों को। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर है, क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। साझेदारी विघटन हो जाए मतलब साझेदार व्यापार छोड़ के चला जाता है, लेकिन बाकी के साझेदार उस व्यापार को चलाते रहते हैं, तो फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन आवश्यक नहीं है। ठीक है, फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन हो जाता है, सॉरी, लेकिन साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन नहीं होता। साझेदार के दुराचरण पर फर्म का विघटन होता है या साझेदारी का? भाई जब कोई साझेदार दुराचरण करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो उसे फर्म से अलग किया जाता है। साझेदार का फर्म से अलग होना साझेदारी का विघटन, तो साझेदार के दुराचरण होने पर साझेदारी का विघटन होता है, फर्म का नहीं। फर्म तो चलती रहती है, साझेदार को अलग कर दिया जाता है। फिर है समय समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन क्या कहलाता है? समय समाप्त हो गया, जितने समय के लिए साझेदारी शुरू की थी तो समय खत्म हो गया, अब इसे कहते हैं संयोगवश समापन। ठीक है, क्या साझेदार के ऋण का भुगतान पूंजी खातों का शेष चुकाने के पूर्व किया जाता है? इसका यह आंसर आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कितना पैसा लाएगा और कितना पैसा ले जाएगा उसके बाद ही लोन अकाउंट की पेमेंट की जाती है। आपने देखा होगा कैपिटल के बाद लोन अकाउंट बनता है, तो ये सही है। और आखिरी में है, क्या साझेदारी का अंत न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साझेदारी बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के स्टार्ट हुई थी, तो बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के आप साझेदारी को बंद भी कर सकते हो। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दे दे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो असेट्स और लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं?
डेफिनेटली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बुक वैल्यू पर, जो बुक में उनकी वैल्यू है उस वैल्यू पर, और फिर रियलाइज्ड वैल्यू पर, मतलब वसूली मूल्य पे उसको बेचा जाता है। तो इसका आंसर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। सेल्स प्रोसीड्स टू अनरिकॉर्डेड असेट्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी हम जब असेट्स बेचते हैं तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय कैश। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी जिसको बुक में आपने एंट्री नहीं दी है, अचानक से आपके सामने आ गई, तो ऐसी एसेट्स को भी बाकी एसेट्स की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका आंसर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर है पेमेंट टू क्रेडिटर ऑन द फर्म अंडर डिसॉल्यूशन इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। भाई फर्म जब डिसॉल्व होती है तो क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसकी पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से की जाती है टू कैश। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, इसका आंसर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म अंडर डिसॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू, यानी जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? भैया प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, लॉस कैपिटल को कम कर देता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, इसमें से रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर नहीं होता? बैड डेट रिजर्व डेटर से माइनस होता है, इन्वेस्टमेंट एक प्रकार के असेट्स थे तो ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन में जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या नहीं जाता? कैश अकाउंट, क्योंकि ये अलग से बनता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से लिया हुआ एक प्रकार का ओवरड्राफ्ट होता है, यानी बैंक में जमा राशि से ज्यादा लिया हुआ पैसा होता है, एक प्रकार की लायबिलिटीज होती है, एक प्रकार का दायित्व होता है, एक प्रकार का बैंक लोन होता है, और सभी लोन्स सभी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, तो ये भी रियलाइजेशन में ही जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। हर वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इससे भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ठीक है, फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट होते हैं और रिजर्व होते हैं उसे किसके बांटे? भाई उस पर तो पार्टनर का अधिकार है ना, तो उसे पार्टनर को बांटेंगे, और पार्टनर को बांटे जाने वाली कोई भी चीज कौन से अकाउंट में आएगी? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ब्लैंक्स पे आ जाइए। ऑन डिसॉल्यूशन ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है कि जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है, लेकिन किस वैल्यू पर? तो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है उसी वैल्यू पर। तो इसका आंसर आएगा ऑन डिसॉल्यूशन ऑन द असेट्स एंड फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, बुक में जो उनकी वैल्यू होती है उसी कीमत पर उठाकर असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की गई सारी असेट्स किस वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती है? इसका आंसर आएगा एट देयर बुक वैल्यू। रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है बट बुक वैल्यू पर। एक्सपेंसेस इनकरेक्ट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स आर चार्जेस टू, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसे कहाँ दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू कैश एक्सपेंसेस। द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन देयर। अब रियलाइजेशन अकाउंट का जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, उसको हम पार्टनर को बांटते हैं। तो कैसे बांटेंगे? उनके उनके रेशो में। कौन से रेशो में? उनके उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसका आंसर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है, लेकिन कब? इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, द फर्म का बिजनेस कैन नॉट बी कैरीड ऑन, नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्ट द लॉस, यानी फर्म का बिजनेस जब लॉस के अलावा नहीं चलाया जा सकता। लॉस ही लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है, लॉस को छोड़ के कुछ नहीं हो रहा है एक्सेप्ट द लॉस, तो फर्म आपके बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, अब हम ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मेरा पहला ही क्वेश्चन ये था कि बेटा फर्म का डिसॉल्यूशन अलग है और पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन अलग है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है।
फर्म डिसॉल्व हो रही मतलब बंद हो रही है, और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही मतलब एक पार्टनर जा रहा है, दो पार्टनर जा रहे हैं, बाकी के पार्टनर फर्म को चला रहे। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और ये बोल रहा है देयर इज नो डिफरेंस, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अभी तो बताया मैंने कि फर्म जब डिसॉल्व होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये बिल्कुल सही है। ओके। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। डिसॉल्यूशन जब होता है तो असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू। ये गलत है, असेट्स रियलाइजेबल वैल्यू पर बिकती है। देखा होगा आपने, असेट्स आर रियलाइज्ड, असेट्स जब बेची जाती है तो रियलाइजेबल वैल्यू पर बेची जाती है, लेकिन जब ट्रांसफर की जाती है ना तो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती है, तो ये रॉन्ग है। असेट्स ट्रांसफर बुक वैल्यू पे होती है, ठीक है। ऑन डिसॉल्यूशन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल सही है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय क्रेडिटर की पेमेंट हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से ही होती है, टू कैश, ठीक है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट्स इज शो इन रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तो मैंने बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट्स बेच दी जाती है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से बाय कैश या बाय बैंक लिखकर बेची जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मैच दो कॉलम पे आ जाइए। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। भैया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो या लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड हो, सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से होती है, डेबिट से। डेबिट ऑन रियलाइजेशन। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, सोचिए, यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट का टोटल ज़्यादा है, और कैपिटल के डेबिट का टोटल ज़्यादा है मतलब क्रेडिट का टोटल कम है, और क्रेडिट का टोटल कम है मतलब पार्टनर को घर से पैसा लाना पड़ेगा बाय कैश। और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है मतलब डेबिट का टोटल कम है, और डेबिट का टोटल कम है मतलब पार्टनर अपने घर पैसा ले जाएगा टू कैश। तो इसका आंसर आएगा कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ब्रिंगिंग सफिशिएंट अमाउंट, पार्टनर अपने घर से पैसा लाएगा। इंडिविजुअल लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर की इंडिविजुअल लाइबिलिटीज उसकी पर्सनल असेट्स होती है, मतलब मेरे पास अगर एक कार है तो मेरी पर्सनल असेट्स है, और वही मेरी इंडिविजुअल लाइबिलिटीज भी है क्योंकि मुझे संभाल कर उसे रखना पड़ेगा और मेरा ही लाइबिलिटीज है, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के बाद फर्स्ट पेमेंट किसी की जाती है? असेट्स बेचकर सबसे पहली पेमेंट किसी की जाती है? बिजनेस के अंदर के बिजनेस के बाहर? बिजनेस के बाहर। इसका आंसर आएगा थर्ड पार्टी, जो बिजनेस के बाहर की है। प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का प्रॉफिट किसे दिया जाता है? पार्टनर को। लॉस भी किसे दिया जाएगा? पार्टनर को, ठीक है। आगे, इज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हो जाए, ये गलत है। पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन में पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, फर्म चलते रहती है, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, नॉट नेसेसरी, ठीक है। इज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बोल रहा है कि जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है तो फर्म का डिसॉल्यूशन भी हो जाता है, ऐसा गलत है। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन मतलब पार्टनर जा रहा है, फर्म तो चल रही है, नॉट नेसेसरी। ऑन मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है, बुरा व्यवहार करता है, गलत बिहेवियर करता है, तो इससे किसका डिसॉल्यूशन होता है? उस पार्टनर को अलग फेंक दिया जाता है कि जा भाई तेरा रास्ता नाप, तू अब हमारे फर्म में नहीं रहेगा। तो किसी पार्टनर के मिसकंडक्ट करने से फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होता, फर्म चलती है, पार्टनर को अलग किया जाता है, मतलब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी जब पार्टनरशिप का एंड टाइम के एंड होने पे हो जाए, टाइम खत्म हो गई, पार्टनरशिप एंड हो गई, कोई पार्टनरशिप टाइम के बेस पर चल रही है, तो इसी पार्टनरशिप के एंड को आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ कंटिजेंसीज, ठीक है। ये थ्योरी में समझाया मैंने आपको। इज द पेमेंट ऑफ लोन मेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस एडजस्ट करने के बाद लोन की पेमेंट की जाती है, बिल्कुल सही है। हमने पहले कैपिटल अकाउंट बनाया है, फिर लोन की पेमेंट करी है, ठीक है। और कैन अ पार्टनरशिप डिसॉल्व विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कोर्ट, मतलब पार्टनरशिप को कोर्ट के बिना भी बंद किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप चालू करके आप लोगों ने कोर्ट की परमिशन नहीं ली थी, अब बंद करने के लिए भी आपको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिना कोर्ट के भी आप पार्टनरशिप को बंद कर सकते हो, ठीक है।